सिद्दीकी को पसंद नहीं देश का माहौल। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। सिद्दीकी ने दी अपने बच्चों को सलाह। विदेश में नौकरी और नागरिकता लेने की सलाह। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। सिद्दीकी को भारत में डर लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और लालू प्रसाद के बेहद करीबी अब्दुल बारी सिद्दीकी देश का माहौल खराब वाले बयान में अब तक कायम हैं। सिद्दीकी ने कहा कि हमने बहस छेड़ी है और अगर ये बहस का मुद्दा बना है तो इस पर सार्थक बहस हो। सिद्दीकी ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया, किसी को अगर तकलीफ हुई तो उसके लिए माफी भी मांगी है। अब्दुल बारी सिद्दीकी से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रवैयस नारायण ने। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पिछले दिनों बयान दिया, अपने बच्चों को सलाह दी कि भारत ना लौटे, वहां नौकरी करे और मौका मिले तो सिटीजनशिप भी वहीं के ले ले। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। सिद्दीकी साहब, आपने जो सलाह दी, आपके बयान उस पर सियासत शुरू हो गई है। आखिर आपको इस देश से डर क्यों लगता है? अच्छा, आपने एक वर्ड अच्छा इस्तेमाल किया कि आपने सलाह दी, ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी सलाह मानी जाएगी और या नहीं मानी जाएगी। एक तो सलाह दी, सलाह जो है किस तकलीफ में दी इस पे तो चर्चा नहीं हो रही है। तो हमने जो सलाह दिया, अगर आप उसका भावार्थ ये निकाल रहे हैं कि हमने कहा कि नहीं भाई इंडिया ख़त्म हो गया, वहीं रहो, हम तो कहते हैं बार बार कि हमारे जैसे व्यक्ति को अगर 10 बार जन्म लेना हो तो हम भारत में जन्म लेंगे, मगर आज न कल नफरत की राजनीति खत्म होगी, घृणा की राजनीति खत्म होगी, भाईचारा शांति कायम करने की राजनीति आएगी। और हम कहा कि हमारा मकसद कतई ये नहीं है कि साहब देश के प्रति अनास्था अनादर का। हम तो देश की कण कण मिट्टी से जुड़े हुए हैं। मुद्दा जिस तरह से मोड़ दिया गया है वो मेरा मकसद नहीं था। अगर मेरे मकसद को आप जो बहस चला रहे हैं, अगर हमारा मकसद था तो सॉरी। उस पूरे बात को लेकर के कोई अफसोस नहीं है? क्या जो बात आपने कही उस पर अब हमने कह दिया जो बात थी कह दी। लीजिए, ये सिद्दीकी साहब हैं और उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर के अगर किसी को तकलीफ हुई हो तो उसके लिए क्षमा भी मांगा, लेकिन उनका कहना है कि ये हमने जो बहस छेड़ी है वो चर्चा के लिए छेड़ी है और जो माहौल अभी देश में है। पटना से रवैयस नारायण की रिपोर्ट। और भारत अब रहने लायक नहीं वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। वहीं समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने उन्हें नसीहत दी है। मदन सहनी ने साफ कहा है कि देश में अमन, चैन और शांति को कोई बिगाड़ नहीं सकता। सहनी ने सिद्दीकी को इस तरह के बयान से बचने की नसीहत दी। तो उनका व्यक्तिगत राय है और पूरे दुनिया में भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस देश के अंदर कोई एक व्यक्ति को डर लगे या कोई एक व्यक्ति डराने का कोशिश करे, भय का माहौल पैदा करे, तो इससे देशवासी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग तो इस तरह के बयान से, खास करके जो कद्दावर नेता हैं या जिम्मेवार पद पर रहे हैं, वैसे लोगों को परहेज करना चाहिए। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के विवादित बयान पर बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रदीप सिंह ने सिद्दीकी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उन्हें भारत में डर लगता है तो पाकिस्तान चले जाएं। सिद्दीकी को मैं कहना चाहता हूं कि वो भारत को बदनाम कर रहा है
अगर उसको दिक्कत है तो वो अभी क्यों बच्चे को रहने के लिए कह रहा है, वो अभी भी चले जाए, अपने तुरंत क्यों नहीं जाता है। मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अब्दुल बारी सिद्दीकी तुरंत जो है पाकिस्तान चले जाए। और अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान की मधुबनी से बीजेपी सांसद अशोक यादव ने भी निंदा की है। उन्होंने सिद्दीकी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमान भारत में सबसे सुरक्षित है और सिद्दीकी के इस बयान को देश की छवि खराब करने वाला बताया और उनसे बयान के लिए माफी मांगने की मांग की है। लेकिन हिंदुस्तान में इतने सुरक्षित है और सबको एक समान सुविधा मिल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और इतना कुछ होने के बावजूद जब सिद्दीकी साहब इस तरह के बयान दे रहे हैं तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये देश की छवि खराब करने वाले उनका बयान है। ये देश बिल्कुल आज विश्व में डंका देश का पिट रहा है, लेकिन सिद्दीकी साहब जैसे नेता को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। इस तरह के बयान देना कि भारत अब रहने लायक नहीं है, तुम उसको सह सकते हो कि नहीं सह सकते हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इस तरह के बयान के लिए सिद्दीकी साहब को माफी मांगना चाहिए। और अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर केवटी विधानसभा की जनता ने काफी नाराजगी व्यक्त की। 2020 में सिद्दीकी ने केवटी से चुनाव लड़ा था। केवटी के मुसलमानों ने कहा है कि देश में अमन चैन का माहौल है और सुर्खियों में आने से मकसद से उन्होंने ये बयान दिया है। बिहार के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा एक बयान सामने आया है। बयान सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में जहां हलचल है, हम अभी हैं केवटी विधानसभा में। चूंकि 2020 में केवटी विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा था और यहाँ के जनता का उन्हें प्यार मिला था। हालांकि वो हार गए थे। हम यहाँ की जनता के साथ हैं, क्योंकि हम यहाँ से जनता के राय जानना चाहेंगे कि उन्होंने जो कहा है कि देश का माहौल ठीक नहीं है, आखिर यहाँ का जनता उस जो बयान है उससे कितना साथ है और कितना उनके मन में क्या है। जो सिद्दीकी साहब का बयान आया है कि देश का माहौल ठीक नहीं है, उन्होंने अपने बाल बच्चे तक को कह दिया कि वहाँ का नागरिकता मिलता है तो ले लो, इससे आप क्या राय है? देखिए, सिद्दीकी साहब डर की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों को डरा रहे हैं, देश की जनता को डरा रहे हैं। ये लोग सत्ताधारी लोग हैं और इनकी सियासत वोट की रही है। देश से डर को आज़ादी के समय ही ख़त्म कर दिया गया। ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है। इनको और इनके परिवार को अगर लगता है तो ये बिल्कुल स्वतंत्र हैं, चले जाएं। लेकिन हम लोगों ने देश को छोड़ने के लिए यहाँ बाई चॉइस नहीं भारत में रहे हैं, इसलिए हम लोगों का यहाँ जो बाई चॉइस है रहने का, हम लोग यहाँ मरेंगे भी, दफन भी होंगे। भारत में ऐसा कोई माहौल नहीं है। ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो सिद्दीकी साहब का बयान आया है उससे आप कितना? नहीं, इस तरह का भी माहौल तो नहीं देश में है जो देश छोड़ने की बात हो रही है, और खास करके मुस्लिम समाज को अभी देश छोड़ने की बात तो सवाल ही नहीं होता है। इस तरह के बयान से जो समाज में लोग आपस में रहते हैं, इस क्या लगता है कि इस तरह के बयान? नहीं, अभी तो कोई इस तरह का इलेक्शन चुनाव माहौल नहीं है। इस तरह का बयान अभी बेमानी है। 20-25 वर्षों से वो लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं, तो अब तक जो है सो उनको नहीं डर लगता था। लेकिन अब चूंकि उनके पास ना विधायकी है ना एमएलसी का पद है, तो हमको लग रहा है कि इस तरह का बयान दे करके वो कहीं ना कहीं सुर्खियां हासिल करना चाहते हैं और इस सुर्खियों के माध्यम से वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उनको पद मिले। निश्चित रूप से भारत के अंदर में सौहार्द और भाईचारा कायम है। वयारा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं और एक बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने के बाद 10 से ज्यादा लड़कों ने देश विरोधी नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आप साफ खुद देख सकते हैं कि 10 से ज्यादा युवा एक ट्रॉफी के साथ जश्न मनाते हुए जुलूस निकालकर सड़क पर पाकिस्तान जिंदाबाद के जोर जोर से नारे लगा रहे हैं। ये वीडियो वो भोजपुर जिले के चांदी गांव का बताया जा रहा। हालांकि इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों के नाम चांदी निवासी मोहम्मद अरमान, चांदी निवासी मोहम्मद तनवीर आलम, सोनू और कल्लू बताए जा रहे हैं। और भोजपुर में देश विरोधी नारेबाजी के बाद सवाल उठ रहा है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आखिर क्यों? इस तरह की नारेबाजी युवाओं की तरफ से क्यों की जा रही है? हिंदुस्तान में रहकर पाक परस्ती क्यों? साथ ही साथ नारेबाजी करने वाले पर देशद्रोह का मुकदमा
आखिर कब होगा? हालांकि इस पूरे मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ये सवाल उठने लाजमी हैं। हिंदुस्तान में रहकर, बिहार में रहकर, भोजपुर क्षेत्र में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारेबाजी आखिर क्यों की जा रही है? वहीं छपरा जिले के मशरक थाना क्षेत्र में हुई जहरीली शराब कांड मामले को लेकर एडीजी पुलिस मुख्यालय ने बड़ा बयान दिया। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा है कि शराब के निर्माण में दूसरे केमिकल का इस्तेमाल हुआ है। बेसरा की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने पर पूरी बात बताई जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सारण शराब कांड से संबंधित, जहां एडीजी ने साफ साफ कहा है कि केमिकल से शराब का निर्माण किया गया था, जिसकी वजह से इतनी लोग की जान चली गई। मेरी जानकारी है इसमें किसी और तरह के केमिकल का प्रयोग हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब तक वो दोनों चीज़ें, यानी कि जो केमिकल हम जब्त कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट और जो विसरा में केमिकल आया उसकी रिपोर्ट मैच नहीं कर जाएगी, तब तक ये कह पाना मुश्किल होगा कि किस तरह के केमिकल के मिलाने से वो मृत्यु हुई। तो आपके प्रश्न का सटीक और सही जवाब हम समय पर देंगे। अनुसंधान अभी चल रहा है। वहीं सारण में जहरीली शराब कांड को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की है और जहरीली शराब से मारे गए लोगों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए सरकार को निर्देश देने की अपील की है। जहरीली शराब से मृत्यु हुई है, उनके आश्रित जो बच्चे हैं उनके सहायता के लिए हमने गुहार लगाई है। हमने आग्रह किया है माननीय अध्यक्ष जी से कि राज्य सरकार ने जिस हठधर्मिता की नीति अपनाई है और मुआवजे से इनकार कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में बिहार के वो नौनिहाल बच्चे जो दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, वो बच्चे भूख से दम तोड़ देंगे। इसलिए बाल संरक्षण अधिकार आयोग राज्य सरकार को अविलंब इस दिशा में कार्रवाई करने के लिए और मुआवजा देने के लिए निर्देशित करे। और अगली खबर भागलपुर से, जहां नाथनगर में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। ये फैक्ट्री मोहम्मद इकबाल अंसारी के मकान में चल रही थी। पटना एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। एसटीएफ सूत्रों की माने तो यहां पर लंबे समय से हथियार बनाने का काम चल रहा था। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष रंजन। नाथनगर स्थित चंपा नाला में जो है सुबह जो एसटीएफ पटना की टीम के द्वारा छापेमारी की गई। अर्धनिर्मित हथियार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन एसटीएफ की छापेमारी जो सुबह हुई है उस समय मोहम्मद फैजल जो है यहाँ से फरार हो गया था और जो मोहम्मद इकबाल अंसारी जो मकान मालिक हैं उनका पुत्र है, उनसे पूछताछ एसटीएफ की टीम कर रही है कि यहाँ पर कब से ये चल रहा था। लेकिन एसटीएफ को जो जानकारी है कि काफ़ी दिनों से जो है यहाँ पर हथियार बनाने का काम अवैध चल रहा था और कई लोग जो है इसमें सम्मिलित थे। पटना एसटीएफ की सूचना पर जो है यहाँ पर छापेमारी की गई और अब जो है देख सकते हैं कि इसका उद्भेदन किया गया है। वहीं एसटीएफ ने नाथनगर स्टेशन के पास से भी 20 अर्धनिर्मित हथियार जो है वो बरामद किए हैं। इस बड़ी उपलब्धि इसको देखी जा रही है। हम अपने किराएदार को दिए थे, यानी कि एक होता है ना जनरल आदमी कि हमको एक भाड़ा चाहिए किराया पर कुछ काम करने के लिए, लूम पार्ट का सामान बनाना है। बस इसी कारण से हमारे अबू 5,000 रुपये महीना में एक प्लॉट इनको रूम पर दिए। किसको? फैसल नाम के किराएदार थे। ये हथियार कहाँ जा रहे थे और किन किन लोगों के हाथों में जा रहे थे, अब एसटीएफ और भागलपुर पुलिस इसका पता लगाने में जुटी हुई है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। वहीं लखीसराय पुलिस ने हार्डकोर नक्सली श्री कोड़ा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कोड़ा को नक्सल प्रभावित कजरा से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने इसके पास से एक इंसास, 125 जिंदा कारतूस और 3 मैगजीन जब्त किए हैं। गिरफ्तार हार्डकोर नक्सली पर कई तरह के मामले दर्ज हैं। दरअसल राजघाट कोल में सर्च अभियान चल रहा था और तभी पुलिस को श्री कोड़ा के मौजूद होने की खबर मिली। फिर पुलिस ने कोड़ा की घेराबंदी की, जिसके बाद दोनों तरफ से दनादन फायरिंग शुरू हो गई। लगातार फायरिंग करने के बाद पुलिस ने हार्डकोर नक्सली श्री कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। जिले में इसके विरुद्ध अंकित हैं, आसपास के जिले में भी होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैडर है और
महत्वपूर्ण कुछ नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद सुरेश कोड़ा ही इस क्षेत्र में नक्सली फ्रंट को लीड कर रहे थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर।